हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि चैप्टर नंबर 6 वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। आज इस चैप्टर से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न आप लोगों को हल करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। यहाँ खुले परिपथ में कहा गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। खुले परिपथ में जो सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर होता है, खुले परिपथ का जो विभवांतर होता है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध में जोड़ने पर प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध व 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? अच्छा, तो यहाँ पर आपका पहला ही क्वेश्चन इसमें दिया किया गया है, लिख लेते हैं। आपका दिया गया है सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? 1.9 वोल्ट। इसके बाद में परिपथ का विभवांतर कितना हो जाता है? तो 1.5 वोल्ट। अच्छा, प्रतिरोध का मान यहाँ पर दिया गया R बराबर 3 ओम। आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यानी कि इस 3 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो यहाँ पर धारा आपसे पूछी गई है। और फिर इसके बाद में पूछा गया है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसमें पूछा गया है स्मॉल r बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं धारा का मान। तो I बराबर आपका क्या होता है? जब 3 ओम का प्रतिरोध लगा दिया जाए तो 3 ओम के प्रतिरोध में धारा I बराबर B अपान R। B का मतलब कितना है? 1.5 अपान R का मतलब कितना है? 3। अच्छा, यहाँ से ऐसे दशमलव हटेगा नीचे, 15 दूनी 30, यानी कि 0.5 एम्पियर। ये आपका धारा का मान आ गया। अब पूछा गया है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। अब सेल से धारा ली जा रही है, जब सेल से धारा ली जा रही है मतलब सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित की जा रही है, तो इस समय आपका टर्मिनल विभवांतर वाला सूत्र यहाँ पर लगा दीजिए। B बराबर क्या होता है? E माइनस I। आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर कितना हो गया? R। अच्छा, यहाँ पर आपका IR बराबर कितना हो जाएगा? B इधर आ जाएगा भाई, ये उधर चला जाएगा, E माइनस बी। अच्छा, यहाँ से R बराबर आपका क्या हो जाएगा? E माइनस बी अपान I हो जाएगा। अच्छा, मान रखिए E का मान 1.9 माइनस 1.5 अपान I का मान कितना है? 0.5। अच्छा, इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा? 19 में से 15 गया, यानी कि 0.4 अपान आपका 0 पॉइंट कितना है? 5। दशमलव से दशमलव हटा दिया, 5 अट्ठे 40, 0.8। 5 अट्ठे 40, 0.8 यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि ये आपका आया है 0.8 ओम। ये रहा आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन को जरा पढ़िए, क्या दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न चित्र में AB एक तार है, ये AB रहा, ठीक है। 15 ओम प्रतिरोध का 1 मीटर लंबा तार है। AB की लंबाई कितनी है? 1 मीटर। अब चित्र से ज्ञात करना है तार AB की विभव प्रवणता। तार AB की विभव प्रवणता क्या होगी? और दूसरा दिया गया शून्य विक्षेप या अविक्षेप में। शून्य विक्षेप स्थिति को हम अविक्षेप स्थिति भी कहते हैं। शून्य विक्षेप में तार AO की माप। अच्छा, यहाँ पर इस तरीके का हमारा चित्र दिया गया है। अब हम इस चित्र में जो हमें दिया गया है उसको लिखना है। तो हम इस मतलब चैप्टर में पढ़ चुके हैं वैद्युत परिपथ और उनके विभिन्न खंडों के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर ये जो हमारी एक सेल ऊपर लगी हुई है 2 वोल्ट की, और एक सेल ये नीचे लगी हुई है 1.5 वोल्ट की, तो हम क्या करते हैं, इनको 2 भाग मान सकते हैं। ये पहला खंड हो गया
और ये दूसरा खंड हो गया। ठीक है, तो हम पहले बंद पास की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं परिपथ 1 में, पहले परिपथ में। ठीक है, अब पहले परिपथ में ये 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है और तार AB का टोटल प्रतिरोध कितना दिया गया है? दिया गया है सवाल में 15 ओम। यहाँ पर तार का प्रतिरोध है, तार का प्रतिरोध कितना है? 15 ओम। अच्छा, और 10 ओम का और लगा है, तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अच्छा, पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकालेंगे, इस तार का प्रतिरोध है, फिर ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो इस हिसाब से पूरे परिपथ का प्रतिरोध हो जाएगा 15 और प्लस 10 यानी कि 25 ओम। ये हो गया पूरे परिपथ का प्रतिरोध, पहले परिपथ का जो पहला भाग है ना, पहले परिपथ का मतलब यानी कि इस पूरे परिपथ का जो पहला भाग है, यहाँ पर हम पहला भाग भी लिख सकते हैं, अगर परिपथ ना लिखें तो पहले भाग का, यहाँ पूरे परिपथ की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं पहले भाग का कुल प्रतिरोध। अच्छा, अब हमने प्रतिरोध निकाल लिया, अब यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल दिया गया है, अगर हम तब धारा निकालेंगे इस पहले भाग में धारा कितनी होगी, तो I बराबर E/R हो जाता है, तो E/R लगा देंगे। तो यहाँ से E का मान कितना है? 2 वोल्ट, और R का मान कितना आया? 25 अट्ठे 200 हो गया, 25 अट्ठे 200, यानी कि इतना ही आएगा ना। क्लियर है? कैलकुलेशन करके देख लीजिए, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ गया 20 हो गया, अब नहीं भाग जाएगा, फिर हम दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा 0.08 एम्पियर। तो इस तरीके से पहले भाग में हमने धारा का मान निकाल लिया। जब पहले भाग में धारा का मान निकल आया तो हम क्या करेंगे, बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर निकालेंगे, तब A व B के बीच विभवांतर, तो विभवांतर कितना हो जाएगा? विभवांतर B बराबर क्या होगा आपका? IR होता है, तो I और R का मतलब 10 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर B बराबर आपका कितना हो जाएगा? I का मतलब है 0.08 और इंटू 10, कुल मिला के 0.1 जीरो हट जाएगा, कुल मिला के आपका हो जाएगा 0.8 वोल्ट। तो ये 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर हो गया, मतलब AB के सिरों के बीच विभवांतर हो गया। अब AB के सिरों के बीच हमने विभवांतर निकाल लिया है, तो अब हम निकालना चाहते हैं विभव प्रवणता। तब AB की विभव प्रवणता। अच्छा, विभव प्रवणता को K से लिखते हैं, तो K बराबर हमें निकालना है यहाँ पर, तो K बराबर आपका क्या हो जाएगा? विभवांतर और बटे लंबाई, यही होता है ना, विभवांतर बटे लंबाई। तो लंबाई यहाँ क्या हो जाएगी? AB की लंबाई, तो यहाँ से आपका K बराबर, अच्छा विभवांतर कितना आया है? विभवांतर आया है 0.8 वोल्ट। अच्छा, लंबाई कितनी है? यहाँ पर कहा गया है कि AB तार की जो लंबाई है वो आपकी है 1 मीटर। अब 1 मीटर में है तो यहाँ 1 का भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर जो विभव प्रवणता आएगी वोल्ट प्रति मीटर में आएगी। अच्छा, यहाँ पर हम 1 का भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी विभव प्रवणता 1/में हो गया, तो ये आ गई है 0.8 और वोल्ट प्रति मीटर। ये हो गई विभव प्रवणता। अब हमसे आगे पूछा गया है दूसरे सवाल में शून्य विक्षेप की स्थिति में AO की लंबाई, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरे भाग में।
अब दूसरे भाग में देखेंगे तो दूसरे भाग में एक सेल लगी हुई है। अब दूसरे भाग में जब एक सेल लगी हुई है तो यहाँ पर इस दूसरे भाग में हमें प्रवाहित धारा का मान निकालना होगा, और धारा का मान तभी निकल सकता है जब हम टोटल प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो दूसरे भाग में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा, ये आपका 1.2 ओम का प्रतिरोध है। और उसके साथ में ये देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसकी धारा इधर से प्रवाहित होगी इधर जाएगी, तो ये श्रेणी क्रम में ही तो हो गए। अच्छा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1.2 प्लस 0.3 बराबर आपका हो जाएगा 1.5 ओम। ये तो आ गया टोटल प्रतिरोध। अब हम निकालना चाहते हैं तब धारा I बराबर V/R होता है। यहाँ पर सेल है तो E/ कुल प्रतिरोध का मतलब 1.5। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है 1.5 E का मान और R का भी मान आया, तो यहाँ से धारा आपकी कितनी निकली, 1 एम्पियर। तो इस दूसरे भाग में, परिपथ के दूसरे भाग में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर प्रवाहित धारा का मान निकल आया, तो अब हम निकालना चाहते हैं कि 3 ओम 0.3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तब 0.3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर B बराबर क्या होता है, B बराबर I और R का मतलब 0.3 हो जाएगा। विभवांतर B बराबर R का मतलब 0.3। अच्छा, तो यहाँ से आपका I का मान रखना है, तो I का मान कितना है, 1 × 0.3, कुल मिला के 0.3 वोल्ट आ गया आपका। ये आ गया इसके सिरों के बीच विभवांतर। अब हमें निकालना है कि AO की लंबाई कितनी होगी। अच्छा, यहाँ पर इस बात के लिए हमने ये 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच ही विभवांतर क्यों निकाला, वो इसलिए निकाला है कि शून्य विक्षेप की स्थिति बोल रहा है दूसरे सवाल में। अब शून्य विक्षेप की स्थिति में धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। अब इस स्थिति में जो 3 ओम के सिरों के बीच 0.3 ओम के सिरों के बीच जो आपका विभवांतर होगा वही A और O के बीच विभवांतर होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों विभवांतर A और O के बीच विभवांतर और 3 ओम 0.3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, ये दोनों बराबर होंगे, इसीलिए तो हमने ये निकाला। अच्छा, तब या यहाँ पर हम लिख सकते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में, अब शून्य विक्षेप की स्थिति में हमने बताया कि AO के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वही विभवांतर होगा 0.3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच। तब यहाँ पर लिख सकते हैं, तब विभव प्रवणता के बराबर, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है आपका, विभव प्रवणता बराबर होता है विभवांतर और अपान दूरी, लंबाई का मतलब OA। अच्छा, यहाँ से AO बराबर हो जाएगा आपका विभवांतर यानी कि 0.3 और बटे K का मान रख देना है, तो K का मान कितना है, 0.8। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव से दशमलव चला जाएगा। अच्छा, यहाँ दशमलव लगाया तो यहाँ पर हो गया 30, 8 तियाँ 24, कितना बचा आपका, कितना बचा, 6। अच्छा, अब 8 सत्ते 56, अब आपका कितना बचा, 4,
8 पंचे 40, तो ये हो गया मीटर। तो AO भाग की जो लंबाई आई है वो 0.375 मीटर आई है। अगर किसी को दिखाई ना दे रहा हो, बाई चांस ज़्यादा नीचे लिख गया है, तो AO भाग की जो लंबाई है यहाँ पर लिख रहे हैं 0.375 मीटर, या AO बराबर आपका इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 37.5 सेंटीमीटर। तो ये आई आपकी लंबाई AO भाग की। अच्छा, जिसको भी नोट करना है यानी कि स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया अंकिक प्रश्न है। इस टाइप में आपके अंकिक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, पढ़िए ज़रा। अच्छा, पढ़ लिया, समझ में नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ में A व B के बीच वैद्युत विभवांतर ज्ञात करना। अब बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पर परिपथ दिया है, छोटा छोटा लिखा है, तो हम इस परिपथ को थोड़ा इधर बना लेते हैं कि किस तरीके से दिया गया है। ये हमने परिपथ को बना लिया भाई, अभी बना नहीं है, बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर भी एक सेल लगी हुई है और ये यहाँ पर प्रतिरोध है, ये A है और ये B है। यहाँ पर आपका प्रतिरोध कितना दिया गया है? 3 ओम। और अच्छा, इधर प्रतिरोध कितना है? 2 ओम। यहाँ पर प्रतिरोध कितना है? 1 ओम। अच्छा, इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? 10 वोल्ट, ठीक है। इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? 4 वोल्ट। और इस सेल का विद्युत वाहक बल है 2 वोल्ट। अब यहाँ पर हमें किरचॉफ के 2 नियम लगाने हैं, दोनों नियम लगेंगे भाई। दोनों नियम कैसे लगेंगे ज़रा देख लीजिए। इस सेल से भी धारा प्रवाहित होगी, सेलें 3 लगी हुई हैं तो तीनों से धारा प्रवाहित होगी। अब यहाँ पर हम बंद पास मान लेते हैं, ये आपका पहला बंद पास हो गया और ये दूसरा बंद पास हो गया, ठीक है। अब पहले बंद पास से देखिए, इससे भी धारा बहेगी, मान लीजिए इससे I1 धारा बह रही है और इससे धारा I2 बह रही है और इस सेल से धारा I3, तो तीनों सेलों से हमने अलग अलग धारा मान ली। अब ये तीनों धाराएं मिल रही हैं एक संधि पर, तो पहले नियम से तो यहाँ पर ये हो गया किरचॉफ के पहले नियम से, तो किरचॉफ के पहले नियम से हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0, यानी कि I3 का अगर हम मान निकाल लें यहाँ पर तो I1 प्लस I2 माइनस के ये हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। अच्छा, इसमें ये बात मेन बात यहाँ पर ये भी आ गई है कि हमने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया, तुरंत हमने I3 का ही क्यों मान निकालिया? क्योंकि हमसे पूछा गया है A और B के सिरों के बीच विभवांतर। अब AB के बीच विभवांतर पूछा गया है तो AB इस पास में आएगा, इस पास में आएगा पहले बंद पास में, तो यहाँ पर टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। अब टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा तो उसी हिसाब से यहाँ पर सूत्र लगाना पड़ेगा आपका। अच्छा, इसलिए हमने I3 का मान निकाला, मतलब I3 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब पहले बंद पास में, बंद पास 1 में, बंद पास 1 में हमने आपको बताया धारा जैसे जैसे चल रही है तो इसकी धारा इधर जाएगी क्योंकि इसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा है, और फिर इधर, तो इसमें धारा कौन सी आएगी? केवल I1। अच्छा, फिर इस पास में लगाएंगे तो इसकी धारा इधर जाएगी और यहाँ पर धारा कौन सी आएगी? I2। अच्छा, I2 आएगी, ठीक है। अब जरा देखिए, पहले बंद पास में I1 और इसका संगत प्रतिरोध कितना है? 3 ओम। अच्छा, माइनस, अब यहाँ पर इसमें धारा कौन सी बहेगी? I2, तो यहाँ पर I2 धारा हो गई, इसका प्रतिरोध कितना है? 2 ओम बराबर, यहाँ पर E1 का मतलब है 10 और माइनस E2 का मतलब है 4, तो 3I1 माइनस 2I2 बराबर आपका हो गया 6। समीकरण नंबर 2 रख देते हैं इसको। चलिए, अब इसके बाद में बंद पास 2 में, बंद पास 2 में भी हम किरचॉफ के नियम से यहाँ पर लिख सकते हैं, किरचॉफ
के दूसरे नियम से। ठीक है, तो किरचॉफ का दूसरे नियम से दूसरे बंद पास में हम लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो I2 की दिशा में हमें चलना पड़ेगा। अच्छा, इसका संगत प्रतिरोध कितना है, 2 ओम। अच्छा, प्लस यहाँ से आपका माइनस यहाँ से I3 इधर जा रही है, I2 इधर जा रही है, तो I3 हमारी विपरीत दिशा में होगी, तो माइनस I3 हो जाएगा। संगत प्रतिरोध कितना है, 1 ओम का, तो इंटू 1 हो गया, बराबर यहाँ पर 4 वोल्ट और माइनस 2 वोल्ट कर देना है, क्योंकि 4 वोल्ट हमारी दिशा में और 2 वोल्ट हमारी विपरीत दिशा में, तो ये हो गया। अच्छा, इसको हम हल करेंगे तो 2I2 माइनस I3 बराबर आपका 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, हम I3 का मान रख देते हैं समीकरण 1 से, तो 2I2 माइनस, अच्छा माइनस यहाँ पर है और I3 का माइनस पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, I1 और प्लस I2 बराबर 2 हो गया। इसको थोड़ा सा हल कर लें, I1 और प्लस 3I2 बराबर आपका 2, समीकरण नंबर हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, आराम से समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं, I1 I2 के मान निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, अब समीकरण 2 व 3 को हल करेंगे, देखते हैं समीकरण 2 व 3 हमारे किधर है। अच्छा, समीकरण 2 है 3I1 माइनस 2I2 बराबर आपका है 6। अच्छा, यहाँ पर समीकरण I1 दिया गया है और प्लस 3I2 है बराबर 2, ये रहा समीकरण 2 और ये है आपका समीकरण 3। अब यहाँ पर हमें भाई एक काटना है, चाहे I1 को विलोपित कर दीजिए और चाहे I2 को काट दीजिए, किसी ना किसी एक को हटाना है, एक का मान निकालना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जोड़ेंगे अगर समीकरणों को तो ये कट सकते हैं, प्लस माइनस के हैं, लेकिन कटने के लिए ये दोनों टर्म बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 में कर देंगे 3 का गुणा और समीकरण 2 में कर देंगे 2 का गुणा, इस 2 में 3 का गुणा और 3 में 2 का गुणा। अब गुणा करने के बाद इन्हें है जोड़ना, जोड़ने पर। ठीक है, ये हमने गुणा किया, याद रखना। अच्छा, अब इसको, ये तो हमारा प्लस माइनस का चले जाएगा, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6, प्लस माइनस के कट गए। अब यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 और यहाँ 2 एकम 2, तो आपका कितना हो गया, 9 और 2 11, तो यहाँ से आपका हो गया 11I1 हो गया ना। अच्छा, 11I1 हो गया। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 6 18 और 2 दूना 4, 18 4 22, तो यहाँ से आपका आ गया 22। अच्छा, अब हमारा I1 निकालना है, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, 22/11, 11 दूना 22, तो आपका I1 बराबर आ गया है 2 एम्पियर। I1 का मान निकल आया है। अब हमें I1 का मान निकल आया है, तो I2 का मान, तब I2 बराबर, अब क्या करें, I1 का मान किसी भी समीकरण 2 या 3 में, किसी भी समीकरण में I1 का मान रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर समीकरण 2 में ही रख देते हैं, तब समीकरण 2 से। अच्छा देखिए, I2 का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2I2 माइनस का है तो माइनस यहाँ लगा दिया। अच्छा, उधर कितना है आपका 6 माइनस, ये I3 उधर जाएगा 3I1, तो ये हो गया माइनस का 3I1 का मतलब है 2, तो यहाँ से माइनस का 2I2 बराबर आपका 6 माइनस 6 यानी कि 0, तो I2 बराबर आपका निकल के आएगा 0। अच्छा, I1 I2 का मान निकल आया है। अब हमें यहाँ पर AB के बीच विभवांतर, तब A व B के बीच विभवांतर। अब AB के बीच विभवांतर देखना है, तो विभवांतर B बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस I R, R का मतलब कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल R का मतलब यहाँ पर कितना होगा 3 ओम, क्योंकि इसके बीच में यही आपका प्रतिरोध लग रहा है, ये प्रतिरोध तो इस वाले के लिए काम करेगा ना। अच्छा, तो ये हो गया B बराबर E मतलब सेल का विद्युत वाहक बल कितना है 10 वोल्ट माइनस, अच्छा I इसमें कौन सी बहेगी, I1 बहेगी, तो I1 का मान हमने कितना निकाला है
I1 का मान निकाला है 2 गुणे R का मान, इसके लिए प्रतिरोध कौन सा कार्य करेगा, इस बंद पास के लिए यही तो प्रतिरोध काम करेगा। ये तो प्रतिरोध काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें I2 बह रही है। ठीक है, अच्छा इस सेल के लिए हम सिर्फ निकाल लें, इस सेल के लिए यही प्रतिरोध काम करेगा। तो यहाँ पर आपका कितना है 3, तो ये B बराबर 10 माइनस 3 दूनी 6 बराबर कितना बचा 4 वोल्ट। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अच्छा, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। चलिए बढ़िया। अच्छा अगला क्वेश्चन पढ़िए ज़रा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के आपने क्वेश्चन हाई स्कूल में भी हल किए थे, बस थोड़ा सा अंतर था कि हाई स्कूल में हमें व्हीटस्टोन सेतु, कुछ भी हमने ये नहीं पढ़ा था व्हीटस्टोन सेतु के बारे में, तो वहाँ संतुलन की अवस्था से भी कोई मतलब नहीं रहता था। अच्छा अगला क्वेश्चन है, निम्न वैद्युत परिपथ में गणना कीजिए। अच्छा गणना करनी है तो वैद्युत परिपथ को हम यहाँ बना लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। वैद्युत परिपथ हम अब जरा देखिए, यहाँ पर इस टाइप में वैद्युत परिपथ दिया गया है, पूछा गया है यक्स का मान, ये जो यक्स प्रतिरोध लगा है इसका मान पूछा गया है। फिर 4 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, 4 ओम का प्रतिरोध ये लगा है, इसमें प्रवाहित धारा पूछी गई, और 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो इस प्रकार से आपकी धाराएं भी पूछी गई। अच्छा हम क्या करते हैं, इस प्रतिरोध को थोड़ा खींचना किसको है जरा देखिए, आपको क्या करना है, इस सिरे को खींच लेना है नीचे, और ये सिरा ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा। मतलब ये आपका प्रतिरोध इस तरीके से हो जाएगा। AC को हम थोड़ा नीचे खींचेंगे, AC को नीचे खींचने पर ये जो आपका यहाँ पर ये बिंदु है, इसको हम डाल सकते हैं D बिंदु, तो ये D बिंदु भी नीचे आ जाएगा। ज़रा देखना किस तरीके से आपका चित्र बन जाएगा। अच्छा इस तरीके से बन जाएगा आपका चित्र। ठीक है, AC को हमने क्या किया, नीचे खींच लिया। अब AC को नीचे खींच लिया तो AC में आपकी लगी है सेल और एक प्रतिरोध लगा है, तो इस प्रकार से हमने सेल लगा दी और प्रतिरोध। सेल कितने की है भाई 5 वोल्ट की, प्रतिरोध कितना है यहाँ पर 4 ओम। अच्छा यहाँ पर ये जो प्रतिरोध है कितने ओम का है, ये वाला, क्योंकि इस D सिरे को नीचे खींचेंगे, ये हमारा D आ गया और ये हमारा B है और ये A है और ये C है। ठीक है, तो AC को हमने थोड़ा नीचे वाले को, AC को इसको हमने थोड़ा नीचे खींच लिया। जब हमने इसको नीचे खींच लिया तो इस तरीके का हमारा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रतिरोध है आपका कितने का है 10 ओम। ठीक है, और यहाँ पर आपका प्रतिरोध रहा AB के बीच में, तो AB के बीच में कितना ओम प्रतिरोध था 3 ओम। अच्छा फिर उसके बाद में BC के बीच में कितना था भाई 6 ओम, ये 6 ओम का हो गया। उसके बाद में आपका जो DC के बीच में था 12 ओम, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 12 ओम। अच्छा उसके बाद में AD के बीच में था यक्स, तो इस यक्स का हमें मान ज्ञात करना। तो इस यक्स का मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले तो हम इसकी जांच कर लेते हैं कि ये व्हीटस्टोन सेतु जैसा दिख रहा है। तो व्हीटस्टोन सेतु जैसा दिख रहा है, क्या ये संतुलन में है? अगर संतुलन में होगा तो व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है, तो हम संतुलन की अवस्था में जांच कर लेते हैं। अब यहाँ पर चित्र में ये हमें बताया गया है कि इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम संतुलन अवस्था में, अब ये जब इस तरीके का दिया गया है तो यहाँ पर इसमें सवाल में कहा नहीं गया है, इस सवाल में आपसे ये कहा जाएगा कि 10 ओम के प्रतिरोध में, या तो मतलब यानी कि 10 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा नहीं बह रही है, या सीधा सीधा ये कहा जाएगा कि निम्न परिपथ संतुलन की स्थिति में है। अब संतुलन की स्थिति में है, तब यहाँ पर संतुलन की अवस्था लगा देंगे तो आपका यक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। अच्छा संतुलन की अवस्था में क्या होता है, अगर हम इसको मान लें P, इसको मान लें Q, इसको मान लें R, इसको मान लें S, तो हमारा क्या हो जाता है
P अपान Q बराबर R अपान S। अच्छा, P अपान Q, P के सबके मान रख दीजिए, तो 3 अपान आपका Q कितना है 6 और इक्वल R का मतलब X अपान, अच्छा S का मतलब कितना है 12। अच्छा, यहाँ से 6 दूनी 12, तो x बराबर आपका कितना हो गया, x बराबर 6। तो x बराबर आपका हो गया 6 ओम। तो यहाँ पर आपका कितना ओम लगा है भाई, 6 ओम। अब x को हम हटा सकते हैं, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 6 ओम। ठीक है। अच्छा, तो इस प्रकार संतुलन की अवस्था हमने लगा दी, तो x का मान आ गया। अब सवाल में पूछ रहा है दूसरा पार्ट, 4 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। अब 4 ओम का प्रतिरोध ये लगा है। अब इस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल प्रतिरोध निकालना होगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध देखेंगे तो जरा देखते हैं, यहाँ पर ये दोनों आपके कायम है श्रेणी क्रम में, और ये दोनों आपके कायम लग जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो ये दोनों श्रेणी में हैं, तो इनका टोटल कितना हो गया, 6 3 9। ठीक है। और उसके बाद में ये आपका दोनों 12 6 18। तो हम सीधा सीधा लिख रहे हैं अब दूसरे सवाल के लिए, परिपथ में 9 ओम ऊपर का हो गया, 9 ओम इन दोनों का टोटल हो गया श्रेणी क्रम में 9 ओम बा, ये आपका कितना हुआ 18 ओम श्रेणी में, 18 ओम काहे में है आपके समांतर क्रम में है। अच्छा, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का सूत्र होता है कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना होता है, R बराबर R1 R2 अपान R1 और प्लस R2। अच्छा, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। तो मान रखिए R1 का मतलब है 9 गुणे 18 और बटे R1 प्लस R2, 9 और प्लस 18, यही हुआ। अच्छा, इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पर 9 गुणे 18 और बटे 9, 18 और 9 कितना हुआ 27 हो गया। अच्छा, 9 3 27 तिछक 18। तो आपका टोटल प्रतिरोध कितना है, R बराबर 6 ओम। इस ऊपर वाले भाग का प्रतिरोध आ गया कितना 6 ओम। अब उसके साथ में इधर 4 ओम किस में होगा, श्रेणी क्रम में। अब 6 ओम व 4 ओम काहे में है, श्रेणी क्रम में, एक ही तार में लगे ना श्रेणी क्रम में। तब पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध, अच्छा पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में टोटल कितना हो जाएगा, 6 ये रहा 4 ये रहा, तो 6 + 4 यानी कि 10 ओम। ये टोटल प्रतिरोध आ गया पूरे परिपथ का। ठीक है। अब तब परिपथ में धारा, इस कंडीशन में जब हमने पूरा प्रतिरोध निकाल लिया है, तो परिपथ में धारा शैल के धन सिरे से प्रवाहित होगी। अब जो धारा शैल से प्रवाहित होगी वो सबसे पहले 4 ओम के प्रतिरोध में ही जाएगी। ठीक है। तब यहाँ पर सीधा सीधा हम लिख सकते हैं, तब 4 ओम के प्रतिरोध में धारा, तब 4 ओम में प्रवाहित धारा। तो धारा I बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं I बराबर B/R। तो B का मतलब यहाँ पर E होगा और अपान R का मतलब 4 होगा। ठीक है। तो I बराबर, अच्छा सॉरी 4 नहीं, सॉरी यहाँ पर I का मतलब, R का मतलब टोटल परिपथ का प्रतिरोध, और टोटल परिपथ पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना हमने निकाला 10। तो यहाँ पर 5, E का मान है 5 और बटे 10, 10 × 50 0.5। तो I बराबर आपका आ गया है 0.5 एम्पियर। ठीक है। तो ये 4 ओम के प्रतिरोध में, 4 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा आपका, हो रहा 0.5 ओम। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद में अब हम इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा भाई, अगला पार्ट निकालना है तो इसको साफ करना पड़ेगा। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए, थोड़े मानों को याद रखना है, ठीक है, थोड़ा ही साफ करेंगे, ज़्यादा नहीं साफ करेंगे, लग जाएगा। अच्छा, अगला तीसरा पार्ट कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। अब 3 ओम का प्रतिरोध हमारा कहाँ लगा है भाई? 3 ओम का प्रतिरोध ये रहा। अब इसमें प्रवाहित धारा का मान निकालना है। जरा देखिए, धारा यहाँ से आएगी और बिंदु ए पर धारा 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। I1 अगर इधर जा रही है तो I2 इधर होगी, यानी कि टोटल धारा है, यानी कि बिंदु, ये आपका तीसरा पार्ट है, बिंदु ए पर I बराबर होगा I1 प्लस I2, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समांतर क्रम में क्या होता है, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे होते हैं तो उनके सिरों के बीच विभवांतर नियत रहता है। अगर हम विभवांतर देखें, इन दोनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर और इन दोनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर बराबर रहेगा, तो हम सीधा सीधा इन दोनों का प्रतिरोध कितना था, 9 ओम, 6 3 9 ओम। तो यहाँ पर निकालेंगे ए बी सी जो भुजा है, यानी कि ये टोटल प्रतिरोध है का विभवांतर। तो B बराबर क्या होगा, I R, यहाँ पर धारा है I1 और R इनका कितना है, R कितना है, 9 ओम। तो यहाँ से विभवांतर इसको हम B1 डाल सकते हैं, ठीक है। तो B1 बराबर आपका 9I1 हो गया। समीकरण इसको दे देते हैं 1। फिर उसके बाद में इसी प्रकार A और D और C का विभवांतर, ठीक है, पूरी भुजा का विभवांतर हम लिख रहे हैं। तो B2 बराबर, यहाँ पर टोटल जो धारा आपकी बहेगी वो है I2। अच्छा, प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध टोटल होगा 12 6 18, तो यहाँ 18 हो गया। तो B2 बराबर आपका हो गया 18I2, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि समांतर क्रम में B1 और B2 दोनों बराबर रहेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि समांतर क्रम में B1 बराबर B2, B1 और B2 बराबर होंगे तो 9I1 और बराबर 18I2, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, यहाँ से 9 दूनी 18 आ गया, यानी कि I1 बराबर कितना है, 2I2, ठीक है। अच्छा, I1 का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पे इसको समीकरण यहाँ पर रख दीजिए, समीकरण नहीं माना कोई बात नहीं, यहाँ पर रखेंगे I1 का मान। तब I का मान कितना है, टोटल धारा हमने कितनी निकाली परिपथ में, अभी निकाली थी 0.5 बराबर, यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी है, 2I2 और प्लस I2 आपका है, तो यहाँ से आपका 3I2 बराबर 0.5 हो जाएगा। तो I2 बराबर कितना हो जाएगा, 0.5/3। अच्छा, यहाँ से I2 बराबर आपका हो जाएगा 0.5/3, दशमलव बटा यहाँ पे 5 एकन 5 5 छक्का 30, यानी कि 1/6 एम्पियर। ये तो आ गया I2 का मान। अब हमें निकालना है I1 का मान, तब I1 बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, I1 की मान निकालनी है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से I1 का मान। तब I1 बराबर 2 इंटू I2 का मान कितना है, 1/6, तो 2 3 6, तो ये I1 का मान कितना आ गया, 1/3 एम्पियर। तो I1 बहेगी धारा कहाँ कहाँ, 3 ओम के प्रतिरोध में और 6 ओम के प्रतिरोध में, और हमसे पूछी गई थी 3 ओम के प्रतिरोध में, तो 3 ओम के प्रतिरोध में वही धारा बहेगी कितनी, I1। तो I1 का मान कितना है, 1/3, 1/3 एम्पियर। तो इस प्रकार से आपके चारों सवालों के हल बहुत अच्छी तरीके से हुए हैं। इस पार्ट के न्यूमेरिकल जो आपके आंकिक प्रश्न हैं इम्पॉर्टेंट रहते हैं और ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में।
आज का वीडियो यहीं तक। घर रहिए, खुशहाल रहिए, पढ़ते रहिए मन लगाकर फिजिक्स अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। धन्यवाद।